कागामी खुद को कोई हॉटशॉट समझता है, पर हकीकत में वो एक विलेजर है। विलेजर मतलब सबसे कमजोर क्लास, जो कभी लेवल 10 से आगे नहीं जा पाती। लेकिन इसी विलेजर ने अपना लेवल बढ़ा के 999 कर लिया है। पूरी दुनिया में आज तक कोई भी इंसान इतने हाई लेवल पे नहीं पहुंचा। इस दुनिया में हर कोई जन्म से ही एक रोल लेकर आता है और वही रोल उसकी पूरी जिंदगी तय करता है। पर कागामी इस नियम का एक्सेप्शन निकला। अब वो ज्यादातर टाइम मॉन्स्टर्स को मार के पैसे कमाने में बिताता है। एक दिन कागामी को एक बाप बेटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है। एक ग्रीन स्लाइम उनपे अटैक करने वाला था। दोनों लेवल 1 विलेजर थे, इसलिए एक स्लाइम भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। थैंकफुली कागामी वहीं पास में था। वो एक ही अटैक में स्लाइम को खत्म कर देता है और उन्हें बताता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं। स्लाइम मरते ही कुछ कॉइन ड्रॉप होते हैं और कागामी वो सारे कॉइन उस छोटे बच्चे को दे देता है। इस दुनिया में मॉन्स्टर मारने पे पैसे मिलते हैं और एक स्लाइम को मारने पे भी पूरे 100 ब्रॉन्ज कॉइन मिल जाते हैं। कागामी जानने ही वाला था कि बच्चा उससे पूछ बैठता है कि उसने इतनी आसानी से स्लाइम को कैसे मारा। जवाब में कागामी अपना स्टेटस दिखा देता है। ये देखकर बाप बेटे को जैसे झटका लग जाता है। उन्हें लगता है कि कागामी कोई लेजेंडरी हीरो है, पर सच तो कुछ और ही है। कागामी दरअसल एक आम इंसान है जो हेक्सैड्रिया नाम के आइलैंड नेशन में रहता है, जो पहले जापान कहलाता था। जब इस आइलैंड पे तरह तरह के अजीब मॉन्स्टर्स अटैक करने लगे तो लोगों को सरवाइव करने के लिए एडजस्ट करना पड़ा। तभी से लेवल और टाइटल इस दुनिया का स्टैंडर्ड बन गए। कोई वॉरियर बन के पैदा होता है, कोई मॉन्क, कोई प्रीस्ट, कोई हंटर, तो किस्मत अच्छी हो तो सॉर्सरर भी बन सकता है। कुछ स्पेशल लोग तो सेज, हीरो और किंग जैसे सबसे पावरफुल रोल्स भी पा जाते हैं। लेकिन बाकी लोग बस पावरलेस विलेजर बनकर रह जाते हैं, जिनके पास कोई खास टैलेंट नहीं होता। ये लोग फार्मर या इनकीपर बनकर ही गुजारा करते हैं। यानी इस पावर वाली दुनिया में उनकी किस्मत में सिर्फ एक साइलेंट डेथ सेंटेंस लिखा होता है। इधर कागामी पब्लिक सेफ्टी गिल्ड पहुंचता है, जहां उसे कई सारे मॉन्स्टर्स मारने के बदले पूरे 5 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। इतना गोल्ड मिलना नॉर्मल बात नहीं है और पूरी गिल्ड में ये न्यूज फैल जाती है कि कागामी अकेले ही इतने मॉन्स्टर्स मार रहा है। असल में कागामी एक स्पेशल रिवॉर्ड के लिए पैसे जोड़ रहा है और अभी उसे एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। वो कमीशन बोर्ड की तरफ जाता है ताकि और अच्छा पेइंग काम ढूंढ सके। गिल्ड में काफी सारे लोग परेशान थे क्योंकि मारने के लिए मॉन्स्टर्स की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी। आइलैंड दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। इसी बीच कागामी की नजर एक हाई लेवल कमीशन पे पड़ती है, जिसमें 30 ब्लू डेविल्स को मारने पर एक पूरा गोल्ड कॉइन मिलने वाला था। ब्लू डेविल एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है, इसलिए बाकी लोग इस क्वेस्ट को लेने से डर रहे थे। लेकिन कागामी को तो बस पैसे कमाने का एक और मौका दिख रहा था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर कमीशन एक्सेप्ट कर लेता है। ब्लू डेविल्स की तरफ निकलते वक्त कागामी का ध्यान सिटी स्क्वायर में जमा एक बड़ी भीड़ की तरफ जाता है। वहाँ रैक्स नाम का हीरो लोगों को एड्रेस कर रहा था। रैक्स का मानना है कि कैपिटल असली प्रॉब्लम को इग्नोर करके सिर्फ मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट निकालती रहती है। उसके हिसाब से असली वजह डीमंस हैं, जो अपनी ईविल ऑरा से मॉन्स्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए रैक्स एक पार्टी बना रहा है जो सीधा डीमन किंग से भिड़ेगी। पूरी भीड़ उसकी बात से एग्री करती है, खासकर इसलिए भी क्योंकि उसके साथ एक खूबसूरत सेज भी खड़ी थी। काफी लोग वॉलंटियर करने के लिए आगे आते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड मॉन्स्टर हंटर अपना लेवल 86 दिखाता है ताकि रैक्स उसे टीम में ले ले, पर रैक्स को सिर्फ अपने लेवल 90 के बराबर वाले लोग चाहिए थे। भीड़ में गुस्सा फैलने लगता है और लोग पूछते हैं कि क्या वो सेज भी लेवल 90 है। पता चलता है कि उसका लेवल सिर्फ 42 है, जो लोगों को अनफेयर लगता है। रैक्स एक्सप्लेन करता है कि उसकी पार्टनर कोई मामूली सेज नहीं, बल्कि किंग साइमन की तीसरी बेटी कानुजुकी है। नोबल ब्लड और सेज होने की वजह से उसका लेवल जल्दी बढ़ने वाला था। इसके बाद और लोग वॉलंटियर करते हैं, पर रैक्स किसी न किसी बहाने सबको रिजेक्ट करता रहता है। एक प्रीस्ट को उम्र ज्यादा होने की वजह से मना कर देता है, तो लेवल 72 वाले दूसरे प्रीस्ट को फाइटिंग टाइप का न होने का बहाना देकर निकाल देता है। रैक्स अपनी मर्जी से नए नए रूल्स बनाता जा रहा था, जब तक कि उसे बिल्कुल वैसा बंदा नहीं मिल जाता जो वो चाहता था। तभी एक 16 साल की लड़की खुद को लेवल 50 प्रीस्ट बताकर आगे आती है, और भले ही वो बाकियों से कहीं ज्यादा कमजोर और नर्वस दिख रही थी, फिर भी रैक्स उसे फौरन टीम में ले लेता है। ये देखकर कागामी को समझ आ जाता है कि रैक्स असल में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं, बल्कि अपना खुद का हैरम बना रहा है। इस ड्रामे से बोर होकर कागामी वहां से निकल जाता है और सीधा उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है जहां ब्लू डेविल्स रहते हैं। कागामी बिना किसी टेंशन के गुफा में घुस जाता है। तभी रास्ते में एक लेवल 93 का ब्लू डेविल मिल जाता है, जिसे कागामी सिर्फ एक पंच में ढेर कर देता है। इसके बाद तो जैसे खून खराबा शुरू हो जाता है। कागामी एक के बाद एक ब्लू डेविल्स को सिर्फ अपने पंच से गिराता जाता है। हर एक मॉन्स्टर से अच्छे खासे सिल्वर कॉइन ड्रॉप होते हैं और कभी कभी रेयर आइटम्स भी मिलते हैं, जैसे ब्लू डेविल का हॉर्न, जिसमें भारी मात्रा में डिमोनिक माना स्टोर होता है। कागामी को ये हॉर्न
हॉर्न खास नहीं लगता तो वो सोचता है कि कमीशन खत्म करके इसे बेच देगा। आधा काम पूरा करके कागामी गुफा में और अंदर जाता है। तभी स्पेशली रैक्स और उसकी नई पार्टी से हो जाता है। कागामी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस डेथ ट्रैप जैसी गुफा में उसे कोई और मिलेगा, इसीलिए वो बेकार के ड्रामे से बचने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। इधर रैक्स मॉन्स्टर से लड़ता जा रहा था जबकि उसकी पार्टी उसे सपोर्ट कर रही थी। टीम में अब पावरफुल मेज पढ़ना और नर्वस प्रीस्ट टीना भी शामिल थीं। दोनों ही नोबिलिटी के साथ काम करते हुए थोड़ा अजीब फील कर रही थीं, इसलिए वो प्रिंसेस कनुजुकी को पूरा रिस्पेक्ट देती हैं। पर चूंकि अब वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे, कनुजुकी उन्हें कहती है कि बस उसे कुरल बुलाओ। थोड़े ही टाइम में तीनों लड़कियां एक दूसरे के काफी करीब आ जाती हैं। पर्णा रैक्स से पूछती है कि जब डीमन किंग का कैसल एकदम अलग दिशा में है तो वो इस अंधेरी सीली गुफा में क्या कर रहे हैं। रैक्स बताता है कि इसी गुफा में कहीं एक हिडन चैम्बर है जहां रॉयल फैमिली ने एक सीक्रेट वेपन छुपा रखा है। गुफा की दीवारों पे कुछ रॉयल क्रेस्ट कार्व किए गए हैं जो सीधा उस चैम्बर तक ले जाते हैं जहां एक लेजेंडरी सीक्रेट सोर्ड लेवल 90 वाले हीरो का इंतजार कर रही है। ये तलवार खुद डीमन किंग को हराने की ताकत रखती है, इसीलिए इसे अल्टीमेट वेपन माना जाता है। पर्णा को ये अजीब लगता है कि रॉयल फैमिली ने इतनी पावरफुल तलवार को इतने सालों तक छुपाए रखा, जबकि इससे पहले भी किसी हीरो ने डीमन किंग को मार गिराया हो सकता था। रैक्स बताता है कि रॉयल फैमिली चाहती थी कि ये पावर उन्हीं के खानदान में रहे, इसलिए उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उनके ही ब्लड लाइन में कोई हीरो पैदा ना हो जाए। रैक्स को इस तलवार के बारे में सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि कुरल के पिता ने अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए ये सीक्रेट उसे बताया, ताकि रैक्स एक ऐसा हीरो बन सके जो कुरल को प्रोटेक्ट करने लायक हो। पर्णा और टीना को ये सारी बात काफी दिलचस्प लगती है और वो देखना चाहती हैं कि आगे ये जर्नी कैसे आगे बढ़ती है। उन्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुफा में एक छोटी डीमन लड़की भी घूम रही है जो शायद उसी तलवार के पीछे है। इधर कागामी अकेले ही ब्लू डेविल्स की पूरी नस्ल खत्म करने पे तुला हुआ था। हर किल के साथ उसे ढेर सारे सिल्वर कॉइन्स मिल रहे थे, जिससे ये बोरिंग सा फाइट भी उसे वर्थ लगने लगा। तभी कागामी को वो छोटी डीमन लड़की गुफा में और गहराई तक जाती दिखती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि आगे मॉन्स्टर्स थे, पर उसकी डिमोनिक ऑरा की वजह से ब्लू डेविल्स उसकी तरफ देखते तक नहीं। इस मिस्टीरियस लड़की को लेकर क्यूरियस होकर कागामी बाकी मॉन्स्टर्स को झटपट निपटा के उसके पीछे चला जाता है ताकि वो कहीं खुद को खतरे में न डाल दे। दूसरी तरफ रैक्स को इतने सारे ब्लू डेविल से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसे ऐसे इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स की उम्मीद नहीं थी और सिचुएशन कुछ अननेचुरल सी लगने लगी थी। टीना कुरल और रैक्स को हील करने में मदद करती है ताकि वो अगली वेव के लिए तैयार रहें, पर उसका माना भी लगभग खत्म हो चुका था और कुरल भी बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। थैंकफुली हिडन चेम्बर बस पास ही था और अब रैक्स को बस वो सीक्रेट सोर्ड उठाकर सीधा डीमन किंग की तरफ बढ़ना था। तलवार उठाना आसान होना चाहिए था, पर जब वो चैम्बर में उस छोटी डीमन लड़की को देखते हैं तो सबका गुस्सा फूट पड़ता है। तलवार गायब देखकर रैक्स सीधा उस लड़की पे इल्जाम लगा देता है कि उसी ने तलवार चुराई और अपने माना से पूरी गुफा को डेथ ट्रैप बना दिया। बिना उसकी बात सुने ही रैक्स और बाकी लोग अपने वेपन तैयार कर लेते हैं। उसे पूरी तरह खत्म करने का इरादा बना चुके थे। लड़की भी अपनी किस्मत मानकर आंखें बंद कर लेती है, पर जैसे ही धुआं छटता है रैक्स को शॉक लगता है क्योंकि कागामी उस लड़की को बचाते हुए सामने खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मामूली सा इंसान एक हीरो और सेज के जॉइंट अटैक को इतनी आसानी से रोक सकता है। रैक्स एक्सप्लेनेशन मांगता है और कागामी को बताना पड़ता है कि वो गुफा में क्या कर रहा था। रैक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर विलेजर इतनी दूर तक बिना खरोच खाए पहुंच सकता है, वो भी इतने पावरफुल अटैक के बाद भी सेफ। साथ ही वो जानना चाहता था कि कागामी ने डीमन रेस की एक लड़की को क्यों बचाया। परेशान होकर कागामी अपना स्टेटस स्क्रीन दिखा देता है जिस पर साफ साफ विलेजर लिखा हुआ था। ये देखकर रैक्स कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि आखिर कागामी ने उस लड़की को क्यों बचाया जो शायद एक थीफ है और सारे ब्लू डेविल्स को उकसाने की वजह भी वही है। कागामी झूठ बोल देता है कि वो लड़की उसकी छोटी बहन है और असल में डीमन नहीं है। जब रैक्स उसके सर पे उगे हॉर्न की बात करता है तो कागामी बड़े आराम से कहता है कि उसकी बहन ने बस ब्लू डेविल के हॉर्न से बनी एक हेयर एक्सेसरी पहनी हुई है। कागामी टेंशन कम करने के लिए बताता है कि वो और उसकी बहन गिल्ड की एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए साथ में यहाँ आए थे और सबूत के तौर पे अपना कमीशन शीट भी दिखा देता है। पर हीरो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि इससे तलवार के गायब होने की बात एक्सप्लेन नहीं हो पाती। थोड़ा सोचने के बाद कागामी को याद आता है कि तलवार तो उसने बहुत पहले ही उठा ली थी और एक मर्चेंट को अच्छे दाम में बेच भी दी थी। ये सुनकर रैक्स को लगता है जैसे वो किसी अजीब सपने में जी रहा है। ये वियर्ड सा बंदा ना सिर्फ अचानक तलवार निकाल के दिखा रहा है बल्कि उसे बेच भी चुका है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। रैक्स बताता है कि उस तलवार को कई पावरफुल सेजेस ने ब्लेस किया था
और वो डीमन किंग को आसानी से हरा सकती थी और सिर्फ एक हीरो ही उसे उठा सकता था। जब कगामी की बात पे यकीन नहीं आता तो वो पूरा स्टोन प्लेटफॉर्म उठाकर दिखा देता है जहां तलवार रखी थी और साथ ही अपना इंसेन हाई लेवल भी दिखा देता है। रैक्स जानना चाहता है कि एक मामूली विलेजर इतना हाई लेवल कैसे पा सकता है। कगामी का जवाब उसे और चिढ़ाता है। वो बताता है कि उसने बस हर रोज मॉन्स्टर्स को मार मार के अपना लेवल बढ़ाया। रैक्स को ये बात हजम नहीं होती क्योंकि आइलैंड पे उससे ज्यादा मॉन्स्टर किसी ने नहीं मारे, पर कगामी को पता था कि सिर्फ मॉन्स्टर्स मारना काफी नहीं होता। इससे पहले कि वो एक्सप्लेन कर पाता, कुरल मांग करती है कि तलवार बेचने की भरपाई के तौर पे कगामी उनकी पार्टी ज्वाइन करे। तलवार रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी और कगामी को उसे बेचने का कोई हक नहीं था, इसलिए प्रिंसेस चाहती है कि वो अपना फर्ज निभाते हुए रैक्स की डीमन किंग को हराने वाली मिशन में मदद करे। पर कगामी को न फेम चाहिए था न ग्लोरी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डीमंस की वजह से लोग जिए या मरे। बिल्कुल रैक्स और बाकियों की तरह वो सेल्फ राइटियस बनके अपनी सोच किसी पे थोपना नहीं चाहता था। कगामी सिर्फ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, भले ही उसके पास मॉन्स्टर्स को खत्म करने की पूरी ताकत क्यों न हो। उसका ये एटीट्यूड रैक्स को इंसल्ट जैसा लगता है। वो पूछता है कि अगर कगामी अपनी पावर का गुड के लिए यूज नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी का मतलब ही क्या है। पर जवाब सिंपल था, कगामी डीमन रेस को विलन नहीं मानता और ना ही वो हीरो बनना चाहता है। डेस्परेट होकर कुरल तो यहाँ तक कह देती है कि अगर कगामी उनकी मदद करे तो वो उससे शादी करने को भी तैयार है, इस उम्मीद में कि प्रिंसेस से शादी का लालच उसे मोटिवेट कर देगा। पर कगामी बस घर वापस जाना चाहता था और कुरल और रैक्स के जबरदस्ती वाले रोल से वो थकने लगा था। वो अपनी फेक बहन से कहता है कि साथ चले और दोनों गुफा से निकल जाते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका था और कगामी बस सिटी वापस जाकर इस लंबे दिन को पीछे छोड़ना चाहता था। पर तभी वो छोटी डीमन लड़की उसे रोक लेती है क्योंकि वो काफी टाइम से किसी ऐसे ही इंसान का इंतजार कर रही थी। कगामी पलटता है और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है जब वो लड़की उससे शादी की बात करती है। सरप्राइज्ड और थोड़ा डिस्गस्टेड होकर कगामी उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वो 1 मिलियन साल और इंतजार करे। पर उस डीमन लड़की के सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए उसे जल्द से जल्द शादी करनी थी। उस लड़की का नाम एलिस वेलियो था और बाकी डीमंस के उलट वो इंसानों के साथ पीसफुली रहना चाहती थी। उसके पिता खुद डीमन किंग हैं और अभी बीमार पड़े हैं, इसीलिए एलिस उस गुफा तक आई थी ताकि सेक्रेड सोर्ड लेकर अपने पापा को किसी के भी हाथों मरने से बचा सके। डीमन किंग बहुत लंबे टाइम से बीमार है, पर उसकी मौत से मॉन्स्टर वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी। कगामी पहले भी एक बार डीमन किंग से मिल चुका है, पर फिर भी उसे डीमन रेस की मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मानना है कि इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, डीमन से नफरत करना बंद नहीं करेंगे। भले ही टेक्निकली डीमंस खुद इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर उनके हॉर्न में स्टोर माना ही मॉन्स्टर्स को पैदा करता है और उन्हें इंसानों पे अटैक करने के लिए उकसाता है। कगामी एलिस को बताता है कि इंसान और डीमन में ज्यादा फर्क नहीं है, पर सिर्फ मॉन्स्टर पैदा करने वाले हॉर्न होने की वजह से एलिस एक ऐसा गोल पूरा करने की कोशिश कर रही थी जो उसके कंट्रोल से बाहर था। इतना सुनने के बाद भी एलिस अपनी बात पे अड़ी रहती है, पर आखिर में उसे लगता है कि ये सब फ्यूटाइल है। कगामी उससे सॉरी बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर एलिस जिद्दी थी और उसका पीछा करते हुए पूरे जंगल में उसके साथ चलती रहती है। इधर गुफा में टीना, कुरल और पर्णा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने मामूली विलेजर ने उन्हें इतनी बुरी तरह हरा दिया। उनका ईगो हर्ट हुआ था क्योंकि जो उनसे कमतर समझा जाता था उसी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। पर रैक्स सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि काफी परेशान भी था। गुफा से जाने से पहले कगामी ने उससे कहा था कि उसे इस दुनिया के असली रूल्स का कोई अंदाजा नहीं है। ये बात रैक्स के दिमाग में घर कर जाती है और अब वो जानना चाहता है कि कगामी का मतलब आखिर क्या था। शायद इस दुनिया के कुछ ऐसे राज हैं जो अभी तक रैक्स को पता ही नहीं। इस चांस एनकाउंटर के बाद रैक्स के मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं, फिर भी वो सच जानने और जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बेताब हो जाता है। वो एक दिन कगामी के लेवल तक पहुंचकर उससे दोबारा भिड़ना चाहता है। इधर जंगल में कगामी सिटी की दीवारों तक पहुंच चुका था, पर एलिस अभी भी उसके पीछे पीछे थी। डीमन होने की वजह से वो सिटी के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी प्रेजेंस से मुसीबत हो सकती थी। इसलिए वो कगामी से एक आखिरी फेवर मांगती है। उसे स्पिरिट्स ब्लेसिंग पोशन नाम की एक दवाई खरीदनी थी। एलिस अपनी सारी सेविंग्स निकाल के दिखाती है
इस उम्मीद में कि ये छोटी सी रकम दवाई की कीमत के लिए काफी होगी। पर कागामी एक बार फिर उसका दिल तोड़ते हुए बताता है कि उस पोशन की कीमत पूरे 10 गोल्ड कॉइन है। वो एलिस को कहता है कि इतने पैसे ना होने की वजह से वो बेहतर होगा घर वापस चली जाए। पर एलिस नर्वस होकर उससे उधार मांगने लगती है। वो डेस्परेट थी कि अपने पापा के लिए ये पोशन ले जाए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर डीमन किंग मर गया तो इंसान बाकी की पूरी डीमन रेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर कागामी जानता था कि डीमन किंग के जीने या मरने से इंसानों की डीमन रेस को लेकर सोच नहीं बदलने वाली, और शायद वो पूरी डीमन रेस के खिलाफ जंग भी छेड़ सकते हैं। कागामी एलिस से पूछता है कि क्या वो इंसानों से नफरत करती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एलिस मानती है कि नफरत करने से हालात और भी बिगड़ जाएंगे। इसकी बजाय वो चाहती है कि इंसान और डीमन साथ मिलकर मॉन्स्टर्स का सामना करें ताकि दोनों ही सरवाइव कर सकें। एलिस की ये बात सुनकर कागामी का दिल पिघल जाता है और वो अपनी जैकेट से एक सफेद कपड़ा निकालकर एलिस के हॉर्न के चारों तरफ बांध देता है। एलिस क्यूरियस होकर पूछती है कि इस कपड़े का क्या मतलब है। तभी उसे पता चलता है कि कागामी उसे सिटी के अंदर ले जाना चाहता है और ये कपड़ा उसकी डिमोनिक माना को सप्रेस करने में मदद करेगा। एलिस को खुद भी ये चेंज फील होता है और वो एक्साइटेड होकर पूछती है कि ये कपड़ा काम कैसे करता है। पता चलता है कि ये कपड़ा एक स्पेशल क्रिस्टल से बना है जो माना स्टोर करके मॉन्स्टर्स पैदा कर सकता है, पर जब उसे कपड़े में बदल दिया जाए तो वो उल्टा माना को सप्रेस करने लगता है। एलिस हैरान होती है कि कागामी को इतना रेयर मटेरियल कहाँ से मिला, पर वो इस सवाल का जवाब टाल देता है। एक दूसरे का नाम जानने के बाद कागामी और एलिस सिटी में एंटर करते हैं। वालमन नाम की ये फ्री सिटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एलिस देखना चाहती थी। उसे सिटी का लाइवली और वार्म माहौल बहुत पसंद आता है। वो हर एक फूड स्टॉल और चारों तरफ हो रही एक्टिविटीज को देख देख कर एक्साइटेड हो जाती है। एक फ्रूट सेलर उसे नोटिस करता है और सही अंदाजा लगाता है कि वो सिटी में नई आई है, इसलिए वो उसे एक फ्री सेब गिफ्ट कर देता है। इस काइंडनेस से टच होकर एलिस उस सेब का हर बाइट एंजॉय करती है। सिटी में हर तरफ फल, सब्जी और ताजी मछली बेचने वाले स्टॉल्स लगे हुए थे। चूंकि ये एलिस की पहली बार किसी ह्यूमन सिटी में विजिट थी, वो जानना चाहती है कि यहाँ का इकोनॉमी सिस्टम कैसे काम करता है। कागामी उसे बताता है कि 10,000 ब्रॉन्ज कॉइन मिलाकर एक सिल्वर कॉइन बनता है और 10,000 सिल्वर कॉइन मिलाकर एक गोल्ड कॉइन। इस दुनिया में सिर्फ एक गोल्ड कॉइन से एक छोटा घर खरीदा जा सकता है, जबकि 50 गोल्ड कॉइन में एक शानदार मेंशन मिल जाता है। चूंकि उस पोशन की कीमत 10 गोल्ड कॉइन थी, वो नोबल्स के बीच एक प्रेजर जैसी वैल्यू रखती है, क्योंकि वो न सिर्फ बीमारियां ठीक कर सकती है बल्कि एजिंग भी रिवर्स कर सकती है। इतने पैसे खर्च करते देख एलिस को थोड़ा बुरा भी लगता है, पर कागामी पूरे प्लान के साथ था। कागामी का इरादा था कि डीमन किंग से एक हेफ्टी रिवॉर्ड मांगेगा, बल्कि प्रॉफिट भी कमाएगा, क्योंकि वो एलिस को सेफली डीमन कैसल तक भी पहुंचाना चाहता था। कुछ देर बाद कागामी एलिस को एक अच्छे से टैवर्न के कंफर्टेबल कमरे में छोड़ देता है, क्योंकि आगे का सफर काफी खतरनाक होने वाला था। उसका प्लान था कि कोई ऐसा साथी ढूंढे जो एलिस की हिफाजत कर सके जब तक कागामी खुद फाइट में बिजी हो। जाने से पहले वो एलिस को समझाता है कि जब तक वो वापस ना आए किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले। उधर बड़ी बड़ी बर्ड्स का एक झुंड सिटी की तरफ बढ़ रहा था और एक खतरनाक डीमन इंसानों को नीचा दिखाने का इंतजार कर रहा था। कमरे में अकेली एलिस के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो खुद ही सोचने लगती है कि क्या इंसान और डीमन सच में साथ काम कर सकते हैं। तभी कागामी दरवाजे पे दस्तक देता है और उसे अंदर आने देने को कहता है। एलिस खुशी खुशी उठकर दरवाजा खोलती है, पर सामने एक डरावना मसल से भरा बंदा खड़ा देखकर वो घबरा जाती है और सोचती है कि उसे धोखा दिया गया है और अब उसकी जान खतरे में है। इस डर से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद एलिस को पता चलता है कि ये अजीब सा दिखने वाला बंदा असल में एक मॉन्क है जिसका नाम तकाको है और कागामी उसे बहुत लंबे टाइम से जानता है। उसका लेवल 124 है। भले ही वो देखने में एक डरावने रेसलर जैसी लगती है, पर असल में वो एक बेहद सिंपल मॉन्क है। तकाको प्रॉमिस करती है कि वो एलिस की हिफाजत करेगी, भले ही उसे पता हो कि एलिस एक डीमन है। तकाको मानती है कि एक टाइम था जब वो भी डीमंस को सिंफुल क्रीचर समझती थी जिन्हें खत्म कर देना चाहिए, पर एक बार जब वो घायल होकर किसी सुनसान रास्ते पे पड़ी थी तो उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डीमन ही था। अब तकाको ज्यादातर टाइम एक बार और क्लब चलाने में बिताती है जहां कागामी पहले काफी आया जाया करता था, पर अपने एडवेंचरर बनने के बाद से कागामी ने इस बार में आना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तकाको उसे पेट में एक जोरदार घूंसा जड़ देती है। पावरफुल कागामी को इस तरह दर्द से तड़पता देखकर एलिस फौरन तकाको से अपने रूड रिएक्शन के लिए सॉरी बोल देती है, पर तकाको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो एलिस को हॉट स्प्रिंग्स ले जाने का ऑफर भी देती है ताकि दोनों थोड़ा रिलैक्स कर सकें। एलिस को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो सोचती है कि वो तकाको के साथ हॉट स्प्रिंग कैसे जा सकती है,
पर उसे यहाँ गलतफहमी हुई थी। कगामी क्लियर करता है कि दिखने में भले ही तकाको मर्द जैसी लगे, पर असल में वो एक लड़की है। वो बस इतनी बिल्डअप और स्ट्रांग है कि लोग उसे मर्द समझ बैठते हैं। कगामी का इतनी बेधड़क तरीके से उसकी अपीयरेंस एक्सप्लेन करना तकाको को फिर से एक लेसन सिखाने पे मजबूर कर देता है। दोनों लड़कियां हॉट स्प्रिंग की तरफ चली जाती हैं और एलिस को इस दौरान कगामी के बारे में और जानने का मौका मिल जाता है। उसे ये जानना था कि इतने लो लेवल पे होते हुए भी तकाको का कगामी पे इतना दबदबा कैसे है। असल में मॉन्क्स स्पेशल माने जाते हैं और सेम लेवल पे भी विलेजर से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो हकीकत में तकाको कगामी की पावर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो उन्हें अलग करता है। तकाको मानती है कि अगर वो कभी कगामी के लेवल तक पहुंचने की कोशिश भी करे तो ये काम बेहद मुश्किल होगा और वो एक फेयर फाइट में कभी उसे हरा नहीं पाएगी। इधर टैवर्न में कगामी अपने आसपास से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर खोया खोया सा अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। बचपन में कगामी को हमेशा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता था। वो पूरी दुनिया में अकेला था और उसके पास अपने से ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स से लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यही वजह है कि वो इतना इम्पॉसिबल लेवल पा सका, क्योंकि लेवल बढ़ाने का सीधा कनेक्शन उस मॉन्स्टर के लेवल से होता है जिसे आप हराते हो। तकाको ये पूरी स्टोरी एलिस को भी बताती है, जिसे सुनकर एलिस सोचने लगती है कि शायद कहीं कोई लेवल 500 का मॉन्स्टर भी हो। उसे ये डर सताने लगता है कि कोई ऐसा ही पागल इंसान हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मार मार के कगामी जितनी पावर हासिल कर ले और फिर आसानी से डीमन किंग को भी मार दे, जिससे बाकी डीमन रेस की जिंदगी नर्क बन जाएगी। पर तकाको एलिस को भरोसा दिलाती है कि इस दुनिया में कोई भी कगामी की पावर की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि कगामी के पास वो एक चीज नहीं है जो हर लिविंग बीइंग के लिए बेहद प्रेशियस होती है। तकाको के इस ओमिनस से बयान से एलिस और भी कंफ्यूज हो जाती है और वो पूछती है कि इसका मतलब क्या है, पर तकाको उसे पेशेंस रखने को कहती है, क्योंकि जर्नी के दौरान उसे कगामी के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। सब कुछ शांत होने ही वाला था कि तभी आसमान से एक मॉन्स्टरस पिग गिरता है और उसके पीछे पीछे और भी कई पिग्स पूरी सिटी में गिरने लगते हैं, जैसे लिटरली आसमान से पिग्स की बारिश हो रही थी और लोग इस तबाही से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इनमें से एक पिग सीधा कगामी के कमरे में जा गिरता है, जिससे उसे बाहर के इस पागलपन का पता चलता है। सिटी पे एक डीमन ने रेवेंस और खूंखार पिग मॉन्स्टर्स के झुंड के साथ अटैक कर दिया था। ये डीमन इंसानों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करता है और कसम खाता है कि वो हमेशा के लिए इंसानों को डीमन किंग की सेवा में लगा देगा। एलिस को समझ नहीं आता कि डीमन रेस का कोई मेंबर इतना बर्बर काम क्यों करेगा, जिससे इंसान और डीमन के बीच के रिश्ते और भी खराब हो जाएंगे। इधर कगामी पिग्स को हवा में उछालना शुरू कर देता है, जिससे बड़ी बड़ी बर्ड्स भी साथ में गिरने लगती हैं। इतनी अफरा तफरी के बीच भी कगामी पूरी सावधानी से हर मॉन्स्टर से गिरे सिल्वर कॉइन उठाना नहीं भूलता। आखिर वो अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता। तभी हालात बिगड़ते देख रैक्स और उसकी पार्टी भी सिटी में पहुंच जाती है। रैक्स फौरन लोगों को इकट्ठा करके डीमन रेस के मॉन्स्टर्स के खिलाफ हथियार उठाने को कहता है। वो आसमान की तरफ एक लाइटनिंग अटैक भेजता है, जिससे एक रेवन खत्म हो जाता है। जैसे ही वो अगला अटैक करने वाला था, कगामी एक पिग उछालकर उसी रेवन की तरफ भेज देता है। ये देख हीरो और उसकी पार्टी इरिटेट हो जाती है। खासकर कुरल को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कगामी बस अपनी पावर शो ऑफ कर रहा है। पर कगामी की इस हरकत के पीछे एक ठोस वजह थी। वो एक्सप्लेन करता है कि सिटी के ऊपर इतने बड़े मॉन्स्टर्स को मारना काफी खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर वो सारे एक साथ नीचे गिर जाएं। साथ ही ज्यादातर एडवेंचरर्स के स्पीयर और स्वॉर्ड भी अनप्रेडिक्टेबल और अनसेफ होते हैं। कगामी हल्के से कुरल के सर पे थपकी मारता है, मानो कोई लेसन सिखा रहा हो, पर प्रिंसेस को ये इंसल्ट जैसा फील होता है। जल्द ही तकाको और एलिस भी वहां पहुंच जाती हैं और उन्हें सेफ देखकर कगामी को राहत मिलती है। एलिस बताती है कि जो डीमन अटैक कर रहा है वो मीनो है, जो लंबे समय से उसके पिता के साथ काम कर चुका है। जैसे ही कगामी अपना प्लान बनाने लगता है, कुरल उसके पास आती है और कहती है कि यही सही मौका है जब इंसान डीमंस के सामने अपनी असली ताकत दिखा सकते हैं। पर कगामी इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि इससे तो सारे अपने ट्रिक्स एक साथ सामने आ जाएंगे। उसके मुताबिक बेहतर स्ट्रेटेजी यही है कि पहले पता किया जाए एनिमी चाहता क्या है। इतना कहकर वो सीधा हवा में छलांग लगाकर अटैकर की तरफ उड़ जाता है। रैक्स और उसकी पार्टी हैरान रह जाती है। तभी तकाको भी उसके पीछे कूद जाती है। तकाको उड़ते हुए कगामी को एक जबरदस्त बूस्ट देती है, जिससे ये अजीब सा विलेजर सीधा उस डीमन और उसके बड़े बड़े बर्ड्स की तरफ शूट हो जाता है। कगामी सीधा उसी रेवन पे लैंड करता है जिसपे मीनो सवार था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर डीमन लॉर्ड का इतना करीबी सर्वेंट इस सिटी पे सडन अटैक क्यों कर रहा है।